अब आते हैं ओल्ड स्टेज में। ओल्ड स्टेज में क्या होता है, जो घाटी गर्तन गर्तन होती है, मतलब जो वैली डीपनिंग होती है, वह रुक जाती है। कारण ये होता है यूथ स्टेज में क्या है, घाटी गर्तन बहुत तेज़ी से होती है, वैली डीपनिंग। मेच्योर स्टेज में क्या है, घाटी गर्तन की गति जो थी वो मंद हो जाती है। तो ओल्ड स्टेज में एकदम रुक जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। ओल्ड स्टेज में क्या शुरू हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से घाटी गर्तन रुक जाती है, क्योंकि काइनेटिक जो यूथ पे थी तो ऊंचाई से थी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बन रहा था। अब ओल्ड स्टेज में आ गया तो नीचे आ गया, तो काइनेटिक मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम हो जा रही है। अब आ रहे हैं समस्त स्थल खंड में जो है निम्न उच्चावच लो रिलीफ, मतलब उच्चावच जो था वो समस्त स्थल खंड उच्च निम्न हो जाता है, मतलब धरातल पे आ जाती है, जिस पर नदियाँ मेंडर बनाती हैं। नदी विषव जिसे कहते हैं बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन्स बनाती हैं, पेनी प्लेन के प्राय मैदान बनाती हैं। अवशिष्ट पहाड़ियाँ जिसे मोनार्नाग कहा गया, इन्होंने मोनार्नाग यूएसए के न्यू हैम्पशायर की हिल के नाम पर रखा है। ठीक है। इनकी वीकनेस अगर इस थ्योरी की देखी जाए डब्ल्यू एम डेविस की, तो कमज़ोर पक्ष यह है कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता, अपरदन प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है। ये डेविस की बात हुई। डेविस के संप्राय मैदान को इन्होंने पेनी प्लेन कहा, इस चीज़ को जानते रहिएगा। और डब्ल्यू पेंक ने संप्राय मैदान को इंटरप्ट कहा, और एलसी किंग ने पेडी प्लेन कहा। एलसी किंग ने कहा कि जो पर्वत का अग्रभाग है, पर्वतीय अग्रभाग, वो पीछे हटता जाता है, तो पेडिमेंटेशन मतलब पेडिमेंट का निर्माण होता है, शार्प स्कार्प रिट्रीट पीछे होते हुए देखिए, जिसकी पेडी प्लेन का निर्माण होता है। ठीक है, एलसी किंग ने कहा। आगे बढ़ते हैं, मार्फोलॉजिकल एनालिसिस सिस्टम ऑफ पेंक, वाल्टर पेंक। तो वाल्टर पेंक जो है डेविस के प्रभावित न बल्कि डेविस के विरोध में ये आए थे, क्योंकि इनका जो कमजोर पक्ष था कि उत्थान और पतन साथ साथ होता है, इसका विरोध ये करके अपना एक नियम लाए थे। ठीक है। वाल्टर पेंक ये टाइम इंडिपेंडेंट थे। डेविस जो थे वो टाइम डिपेंडेंट थे, और ये समय स्वतंत्र हैं, और बल्कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, समय स्वतंत्र। तो पेंक की जब हम बात करें तो विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए मिसअंडरस्टूड भू आकृति विज्ञानवेत्ता माने जाते हैं। कारण ये था कि इनकी जो थ्योरी थी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ये जर्मन भाषा में थी। इनके विचारों का प्रकाशन जो हुआ था थ्योरी का, जिसकी वजह से कठिन था। स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है, टाइम इंडिपेंडेंट, ये मानते थे। इनका एक स्टेटमेंट है, स्थल रूपों का विकास डियास्ट्रॉपिक प्रोसेस मतलब एंडोजेनिक और रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड इरोजनल प्रोसेस एक्सोजेनिक और रेट ऑफ वर्टिकल इन्फ्लेशन के बीच अनुपात का प्रतिफल होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि इन्होंने कहा कि जो डायस्ट्रोपिक प्रोसेस है, जो एंडोजेनिक प्रोसेस है, और एरोजनल प्रोसेस मतलब जो अंदर अंदर एंडोजेनिक प्रोसेस अंदर की तरफ, एक्सोजेनिक मतलब जो बाहर की तरफ प्रोसेस है, उनका अनुपात रेशियो का प्रतिफल स्थल रूप होता है। ठीक, वह स्थल रूप जो बन रहे हैं वह जो अपर्दन और अंदर के जो उत्थान हो रहा है, उनके बीच का जो रेशियो है, उसके स्थल रूप का विकास होता है। इन्होंने भी 3 स्टेज दिया। इन्होंने स्टेज को डेवलपमेंट के रखा, मतलब विकास के कहा। इनका स्थान था डेवलपमेंट के स्थान पर पेंग ने इनट्विंगल जर्मन शब्द नामावली रखा। देख रहे हैं कितना कठिन है, इसी वजह से इनको दिक्कत हो रही थी। इन्होंने अफिस्टुंगे इटक्विंगल, जिसे अबस्थी जिंडे इटक्विंगल, अबस्थी में यू कॉमन है तो इसको याद रखिएगा, यू से यंग हो गया, ये यूथ स्टेज था। और इसमें वैश्विक स्लोप इन्होंने बताया था, जिसे आप एक्सीलरेटेड रेट ऑफ डेवलपमेंट, बढ़ती दर से विकास मान सकते हैं। दूसरा है ग्लिच फ्रेमिंग इटक्विंगले, मतलब ग्लिक फार्मिंग इटक्विंगले। ठीक है। ये इनका था यूनिफॉर्म रेट की विकास इसमें होता है, ये मेच्योर स्टेज है। ठीक है। फिर तीसरा था अबस्ती जिंडे इटक्विंगले लुंग, ये वाइनिंग स्लोप, इसमें डिक्लाइनेशन रेट ऑफ डेवलपमेंट ओल्ड स्टेज में आता है, घटती दर के विकास में होता है। ठीक है। तो अब ये बात इनकी हो गई। अब आते हैं उत्थान से पूर्व, बिफोर अपलिफ्टमेंट स्थल खंड के लिए पेंग ने प्राइमारंभ शब्द दिया। इस चीज़ को देखिएगा आप, ये उत्थान के पूर्व की स्थिति है प्राइमारंभ। ठीक है। इन्होंने उत्थान के पूर्व प्राइमारंभ पूछा है, उत्थान के पूर्व के लिए प्राइमारंभ शब्द किसने दिया था, तो वाल्टर पेंग ने दिया था। पिडमॉन्ट ट्रेपन इन्होंने बताया था कि उत्थान के पूर्व जो प्राथमिक प्राइमारंभ है, उस पर तेजी से उत्थान तथा अपर्दन के कारण, क्योंकि इन्होंने उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ में माना था। डेविस ने कहा था कि उत्थान होने के बाद ही अपर्दन होगा, लेकिन ये कह रहे थे कि उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ में होगा। तो कह रहे थे कि प्राइमारंभ में जब उत्थान हो रहा है, साथ ही साथ अपर्दन हो रहा है, जिसकी वजह से एक सीढ़ीनुमा आकृति बन जाती है। ठीक है। अनेक सोपानों मतलब बेंचेस का निर्माण हो जाता है उत्थान और अपर्दन के कारण, तथा प्रत्येक सोपान का पिडमान चबूतरे मतलब चबूतरे की तरह पिडमान फ्लैट के रूप में विकास हो जाता है। इन्हें पेंग ने पिडमान फ्लैश का नाम दिया। ठीक है। अब ये उत्थान और शुरुआत हो गया प्राइमारंभ से। इसको इन्होंने जब शुरुआत होता तो बासचुंगे या गुरुत्वाकार ढाल बताया बीच में, फिर उसके बाद वास्ट ढाल बताया होल्डिंग, फिर उसके बाद आपका इनका इंटरप्ट,
इंटरप्ट हो गया। ठीक है, इंटरप्ट को इन्होंने डेविस के पेनिप्लेन के प्राय मैदान के समान माना। तो आपका वाल्टर पेंग ने इंटरप्ट कहा था, इस चीज़ को जानते रहिएगा। ठीक है, और इनिशियलबर्ग जो इन्होंने मतलब एरिड रीजन में देखा था, उसको डेविस के मोनार्ना के समान मतलब रेसिडुअल हिल्स जो थे वो इनिशियलबर्ग को इन्होंने माना। एलसी किंग ने पेरिप्लेनेशन साइकिल दिया था। किंग की मान्यता थी कि पहाड़ी ढाल जो उनका स्लोप वाला था उसमें 4 तत्व होते हैं। शिखर मतलब समिट एकदम टॉप पे, स्कार मतलब जो फ्री फ्रेश खड़ा ढाल होता है, कगार जिसे कहते हैं, मलबा ढाल मतलब डेब्रिक स्लोप, और पेडिमेंट या वैनिंग स्लोप जिसे कान के कहा जाता है। एलसी किंग ने इस चीज़ को जानते रहिएगा, एलसी किंग ने लैंडस्केप डेवलपमेंट में जलवायु को महत्वपूर्ण नहीं माना था। ठीक है, जो असलाकृतियाँ आज निर्माण हुई हैं वो जलवायु को में उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था, जो कि सही नहीं है, मानना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम स्लोप एनालिसिस ढाल विश्लेषण को भी देख लेते हैं। तो ढाल विश्लेषण में जो आपके तत्व हैं, ढाल के तत्व 1 2 3 4 का बनाना है, जो टॉप पे रहता है जहाँ से घूमती है कॉन्वेक्स स्लोप टाइप का रहता है, इसी को समिट कहा गया, और वैशिंग स्लोप पेंक ने कहा। ठीक है, फिर उसके बाद खड़ा ढाल रहता है, जिसकी फ्री फेस कहिए या स्कार्प कहिए या डेरिवेशन स्लोप करिए या क्लिप खड़ा ढाल कहिए। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर आता है जिसपे मलबा निक्षेपित रुकता है, ये रिपोज स्लोप स्टालर ने कहा था। डेब्रिक कंट्रोल स्लोप कहा जाता है, डेब्रिक स्लोप भी कहा जाता है, इस पर मलबा रुकता है ना, इसलिए डेब्रिक स्लोप कहा जाता है। और ये कानकेव स्लोप एकदम धरातल के करीब आता है, जिसे वैनिंग स्लोप पेंक ने कहा था। ठीक है, और पेडिमेंट एलसी किंग ने कहा था। ये ढाल के तत्व हो गए आपके। आते हैं अब आर्थर यंग द्वारा वर्गीकरण किया गया था ढाल के बारे में। तो समतल से मंद ढाल के बीच में 0 से 1 डिग्री माना गया, मंद ढाल के लिए 2 से 5 डिग्री, सामान्य ढाल के लिए 5 से 10 डिग्री, सामान्य तीव्र ढाल के लिए 10 से 18 डिग्री, तीव्र के लिए 18 से 30 डिग्री, अति तीव्र के लिए 30 से 45 डिग्री, कगार के खड़ा ढाल के लिए 45 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, ये इनका आर्थर यंग का एक स्लोप मतलब कि डिग्री माना गया है इतने इतने बीच के लिए। अब थ्योरी ऑफ द स्लोप डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्लोप डिक्रिटेशन या स्लोप डिक्लाइन मॉडल जो है WM डेविस का है। ठीक है, स्लोप डिक्लाइन मॉडल WM डेविस का। स्लोप पैरेलल रिट्रीट मॉडल जिसे कहते हैं एलसी किंग का था, जो कि सेमी एरिड पे यूज इनका था। स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल वाल्टर पेंग का था। ठीक, और पॉली प्रोसेस कॉन्सेप्ट जो था एच बॉलिंग ने दिया था। वाल्टर पेंग ने कहा है, इनका कॉन्सेप्ट है स्लोप प्रोफाइल उत्थापन की क्रिया प्लेसमेंट एक्शन की परिस्थितियों के अनुसार कॉन्वेक्स प्लेन और कॉनकेव होती है। ठीक है, आते हैं स्लोप डिक्लाइनेशन मॉडल, मतलब WM डेविस को समझ लेते हैं इन सब मॉडलों को। तो इसमें क्या बताते हैं डेविस की, पहले पर्वत देखिए पहले स्थान पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, अपर्दन होते होते दूसरे स्थान पे आ गया, फिर और अपर्दन हुआ तीसरे स्थान। तो डेविस ने क्या है कि स्लोप डिक्लाइन मतलब नीचे की तरफ धक रहा है, डाउन वास्टिंग। ठीक है, तो नीचे की तरफ धक रहा है, पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। ठीक, तो ये जो अपर्दन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप डिक्लाइन मॉडल इनका था। फिर आते हैं एलसी किंग का, इनका था पैरेलल रिट्रीट या जिसे कहते हैं शार्प रिट्रीट भी। ठीक, थ्रो बैक वास्टिंग, पीछे की तरफ जाने की तरह वजह से तो बैक वास्टिंग हो रहा है। देखिए इसमें पहला अक्षर यहाँ पे है, तो पहले यहाँ तक पर्वत थे, फिर दूसरे पे आके टिके, फिर तीसरे पे आकर के, मतलब ये जो अपर्दन होता गया, पहले पे अपर्दन हुआ, फिर दूसरे पे अपर्दन हुआ, तो ऐसे अपर्दन होते होते नीचे मैदान का निर्माण होता गया। ठीक है, तो ये स्लोप डिक्लाइन मॉडल, स्लोप डिक्लाइन नहीं स्लोप बल्कि कह सकते हैं पैरेलल रिट्रीट मॉडल या स्कार्प रिट्रीट मॉडल, जो कि एलसी किंग था। ठीक है, वाल्टर पेंक ने क्या किया कि स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल दिया। स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल वाल्टर पेंक का जो था, इसमें देखिए पहले असलाकृति ऐसे सीधे की थी। ठीक है, फिर उसके बाद इतना अपर्दन हो गया, जो इतना है इतना अपर्दन हो गया, इधर निक्षेप हुआ, फिर असलाकृति जो दूसरा वाला यहाँ तक है, यहाँ तक अपर्दन हुआ, फिर यहाँ निक्षेप हो गया, फिर तीसरा असलाकृति ऐसे करके बढ़ता गया, तो ये रिप्लेस होता गया। पहले यहाँ तक असलाकृति थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, तो ये रिप्लेस होता जा रहा है। ठीक है, तो ये स्लोप रिप्लेसमेंट वाल्टर पेंक का था। अब आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अंदर की भूपरपट्टी कहानियाँ हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो इसके विषय में जानकारी देने वाले मुख्य स्रोत अगर हम देखें तो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, आदि आते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब हम चलते हैं तो इसे जानते रहिएगा CMRGL। ठीक है, तो इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में, अपर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, फिर इनर कोर, ऐसे करके बांटा जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी घनत्व पे अगर हम आए तो डेंसिटी क्रस्ट की जो है 2.9 से 3.3 है। ये क्रस्ट का जो भाग है, ये इतना क्रस्ट का भाग, ये पूरी पृथ्वी का 1% पाया जाता है, वॉल्यूम पाया जाता है। ठीक है, और जो मेंटल है, मेंटल की डेंसिटी 4.3 से 5.5 पाई जाती है। और वहीं अगर कोर का देखें तो वो 12 से लेकर 3.6 पाई जाती है। और टोटल पृथ्वी का जो डेंसिटी होता है वो
5 माना गया है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबंधता डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। तो 0 से 30 किलोमीटर के बीच में अपर लोअर क्रस्ट पाया जाता है। 0 से 200 किलोमीटर के बीच में आपका लोअर पूरा क्रस्ट पाया जाता है, जिसमें मोहर डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, फिर आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आपका रेप्टिक असंबंधता आती है। फिर लोअर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आती है। फिर आपका आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी आती है। ठीक, इसे CMRGL से आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इस चीज़ को जानते रहिएगा, पूरे अर्थ क्रस्ट में मतलब पृथ्वी का आंतरिक रचना में सबसे ज़्यादा मेंटल का हिस्सा पाया जाता है, जो इसकी वैल्यूम है वो 84% है, मतलब 84% इसका वैल्यूम मेंटल का हिस्सा है। 1% क्रस्ट का है और 15% कोर का है। ओके, ये कहानी हुई। और रेडियस लास्ट में 63 से 71 किलोमीटर माना गया है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स के में एडवर्ड स्वेज ने रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों की स्थिति बता दी, जिसमें वो बताते हैं कि सियाल, सीमा और निफे। सियाल जिसकी रचना ग्रेनाइट की हुई है, सीमा जिसकी रचना बेसाल्ट रॉक की हुई है, निफे जिसका घनत्व 11 से 13 तक है। ठीक है, सियाल जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफे जिसमें निकेल और फेरम पाया जाता है। निफे की आपकी डेंसिटी 11 है, आपकी सीमा की 2.9 से लेकर 4.7 है, और सियाल की 2.7 डेंसिटी है। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी की औसत डेंसिटी, तो आपको बता ही दिए थे 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आते हैं मैकेनिकल डिवीजन। ए होम्स कहा था होम का, जिसमें लिथोस्फीयर को इन्होंने 0 से 100 किलोमीटर के बीच माना। इसे इन्होंने क्लस्टर प्लेट माना, ऊपर पट्टी का ऊपरी प्लेट माना। एस्थेनोस्फीयर जिसमें मैग्मा चैम्बर पाया जाता है, ये 100 से 200 किलोमीटर बीच पाया जाता है। बहुत बार पूछा भी एस्थेनोस्फीयर। ये लो वेलासिटी जोन है, लिक्विड एंड प्लास्टिक मैग्मा, प्लास्टिक लिक्विड रहता है, मतलब तरल भी रहता है, प्लास्टिक टाइप का रहता है। ये मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, मेसोस्फीयर कंप्लीट मेंटल को माना गया है, ब्रायोस्फीयर कंप्लीट कोर को मान लिया गया है। आते हैं तापमान बढ़ने की दर जो है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, मतलब 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस आपके तापमान में आपका कह सकते हैं बढ़ जाता है। तापमान जो है बढ़ जाता है, गहराई में जाने पर तापमान बढ़ जाता है। यह नियम 100 किलोमीटर तक ही लागू होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये नहीं कि 100 किलोमीटर के बाद भी ये नियम चलता हो, ऐसी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ में अगर हम देखें पूरी पृथ्वी में, तो पूरी पृथ्वी में आपके कितने कौन कौन से एलिमेंट मतलब आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, 32%। अगर होल पूरी पृथ्वी को देखा जाए तो होल में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। फिर ऑक्सीजन पाया, आयरन 32.1, ऑक्सीजन 30.1। ठीक है, फिर उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है 15%। और कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब ऊपर वाला जो अगर हम सिर्फ भूपर पट्टी को देखें, मतलब ये क्रस्ट वाला एरिया देखें टॉप वाला, तो वो कंपोजिशन भूपर पट्टी की संगठन को अगर हम देखें तो इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 46%, फिर सिलिकॉन पाया जाता है 28%। ठीक है, अब आते हैं ऑरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन। जो कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप और ओशियन बेसिन की जो मतलब महासागर की उत्पत्ति है, उसके बारे में लोगों ने अपना विचार दिया, उसमें देख लेते हैं। तो टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलक सिद्धांत की कहते हैं। लुथियन ग्रीन का था 1875 में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस अगर पूछे तो FB टेलर का था, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर पूछे तो वेगनर का था 1912 में। ठीक है, तो महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना अगर पूछे तो FB टेलर का था, और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पूछे तो वेगनर का था 1912 में। तो मूलभूत उद्देश्य अगर हम देखें वेगनर का, तो वो जलवायु संबंधी परिवर्तन स्पष्ट करना था। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ वो आए थे, लेकिन वो बहुत कुछ निकाल ले गए। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि पूरे स्थल खंड को, मतलब पूरी पृथ्वी को उन्होंने बताया कि एक पैंजिया फुल स्थल खंड था, और उसके आसपास का जो समुद्र का इलाका था वो पैंथलाका था। ठीक है, इसको 2 भागों में इन्होंने बांटा, एक अंगारा लैंड जिसे लारेशिया उत्तर की तरफ, एक गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिण की तरफ, और बीच में आपका तेथिस सागर था। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया अंगारा लैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन्होंने इसे बांटा इस क्षेत्र में। शुरुआत ये कहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग से पेंजिया और पैंथलाका की शुरुआत होती है। पेंजिया का विभंजन जो है कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और जुरेसिक युग में क्या होता है, गोंडवाना लैंड का विभंजन शुरू हो जाता है। जो आपका गोंडवाना लैंड नीचे वाला है, ये देख रहा है ना, ये गोंडवाना लैंड, इसका विभंजन आपका किस में हो जाता है, जुरेसिक युग में। फिर ये कहते हैं कि स्थल तथा जल का वर्तमान स्वरूप जो इस समय बना हुआ है वो आपका प्लियोसीन युग तक पूर्ण हो गया था। इस चीज़ को ये रखते हैं।
अब आते हैं प्रवाह संबंधी बल। इन्होंने प्रवाह संबंधी बल मतलब कि कैसे ये ड्रिफ्ट हुआ, किस तरह कैसे ये टूट टूट के भागे एक तरफ के उस तरफ, इस तरफ के उस तरफ, ये जो बटे हुए हैं ये कैसे हुआ, तो इसको इन्होंने गुरुत्व बल एक बताया और प्लवनशीलता फोर्स का बायोइंसी बताया। और जिसमें गुरुत्व बल की वजह और फोर्स का बायोइंसी की वजह से भूमध्य रेखा की ओर आपकी चलने लगी, ठीक है, और ये उत्तर की तरफ गया। और प्रवाह संबंधी बल में सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारी बल पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाह हुआ। सूर्य चंद्रमा का जो ज्वारी बल है उसके पश्चिम की ओर आपका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हुआ। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण जो अगर हम देखें तो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी, तो ऐसा कहा जाता है कि जिग्सा फिट थ्योरी, जिग्सा फिट कहते हैं मतलब जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आपका अफ्रीका इसको मिला लीजिए और उत्तर अमेरिका यूरोप को मिला लीजिए, तो इसे जिग्सा फिट को इन्होंने बताया था। फिर अटलांटिक ओशियन के दोनों तट कैलिडियन और हर्शियन पर्वत क्रमों में समानता पाई गई। फिर ग्लोस्पोटरीज फ्लोरा, ग्लोस्पोटरीज वनस्पति भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना, भारत के प्रायद्वीप में, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। तो जो फॉसिल्स पाए गए थे उससे भी ये प्रमाणित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों का स्थानांतरण इन्होंने ऐसे बताया था कि नॉर्थ पोल में सिल्यूरियन एज में क्या, ऐसे बताया था, टर्शरी एज में क्या हुआ था, ये आपका इतना लॉन्ग ऑफ साउथ अफ्रीका था नॉर्थ पोल पे, फिर ऐसे था। फिर आपका कार्बोनिफेरस युग में इतने डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड था, इतने डिग्री वेस्ट लेटीट्यूड था, ऐसे करके बताए थे। सिल्यूरियन एज में, सिल्यूरियन एज में कह रहे थे साउथ पोल जो था वो मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में था, ठीक है। और वहीं आपका कार्बोनिफेरस युग में क्या है कि साउथ पोल जो था वो नेपाल में डरबन के पास था, जो इस समय साउथ पोल है वह नेपाल के डरबन के पास से था उस समय, ठीक है। फिर ये टर्शरी युग में ये क्या हुआ कि अफ्रीका के दक्षिण में साउथ पोल आपका 53 डिग्री सेल्सियस लेटीट्यूड के पास था। तो ऐसे इन्होंने बताया था कि आपका यहाँ पे उपस्थित था उस समय की स्थिति। सी फ्लोर स्प्रेडिंग बाई हैरी एस 1960। तो जानते हैं जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है मतलब जब दो प्लेटें का तनाव होता है टेंशन फोर्स होने की वजह से बीच में से मैग्मा निकलता है, वह दरारी उद्भेदन होता है क्योंकि मैग्मा का जो फ्लोर होता है वह धीरे धीरे निकलता है, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो था वह हैरी हैक ने दिया था 1960 में। ये बेस्ड था आर्थर होम्स कन्वेंशन करंट थ्योरी से, ठीक है। प्लेट मोशन का जो कन्वेंशन करंट थ्योरी था आर्थर होम्स का, इससे बेस्ड था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में मिड ओशनिक रिज के सहारे नई बेसाल्ट का निर्माण होता है। जो दरारी उद्भेदन होता है उसमें बेसाल्ट का ऊपर जो आता है वो बेसाल्ट का निर्माण होता है। आइसोक्रोन वह रेखा है जो समान तिथि के बिंदुओं को मिलाती है आयु के आधार पर, ठीक है। स्प्रेडिंग रेट ऑफ ओशियन को अगर हम देखें तो अटलांटिक जो है 1 सेंटीमीटर पर ईयर आपका फैल रहा है, वहीं आपका इंडियन जो है 8.5 सेंटीमीटर पर ईयर और पैसिफिक जो है 3 सेंटीमीटर पर ईयर आपका फैल रही है। तो ये जो प्लेटें हैं ये फैल रही हैं। आते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि हैरी हैश का था 1962 में। और जानते रहिए हैरी हैश ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रस्तावित की थी, लेकिन WJ मॉर्गन ने इसे वैज्ञानिक रूप दिया था, ठीक, वैज्ञानिक रूप से समझाया था। प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया था, इस चीज़ को जानते रहिएगा 1965 में, ठीक, दिया था। 6 बड़ी प्लेटें मानी गई हैं जो कि सात भी कही जाती है। अमेरिकन प्लेट को 2 भागों में बांट दीजिए अगर नॉर्थ और साउथ में, तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड अंटार्कटिका, फोर्थ पैसिफिक, फिफ्थ इंडो ऑस्ट्रेलियन, सिक्स्थ अफ्रीकन और 7 यूरेशियन। तो इन सब में बांटा गया था। और आगे अगर हम बढ़ें तो सम इम्पॉर्टेंट माइनर प्लेट हैं जैसे नाचका है वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, काकोस है वेस्ट ऑफ मिड अमेरिका, अरेबियन, जॉन डी फुका वेस्ट ऑफ कनाडा, इटीसी, ठीक। स्प्रेडिंग रिच को अगर हम देखें तो 2 प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, एक प्लेट दूसरे प्लेट नहीं जाती, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो है प्लेट जो है वो टूटती है तो एस्थेनोस्फीयर ऊपर निकलता है जिससे रिच कटक का निर्माण होता है, ठीक। आके ये सब क्या है कि कटक के बारे में बताया गया है।